एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम आज इस सेशन में बात करने वाले हैं जो ग्राम विकास अधिकारी है उसके लिए हम जो राजस्थान अर्थव्यवस्था हम पढ़ रहे हैं उसका जो आज हमारा है वो उद्योग टॉपिक चल रहा था और उसकी जो है आज हमारी क्या है अंतिम क्लास है भाई। ठीक है, किस टॉपिक की? उद्योग टॉपिक की आज हमारी क्या है भाई अंतिम क्लास है। और जिसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक हमारे बच्चा है नीतियाँ जो है वो हम ले लेंगे। आज हमारा जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो है मैं इसके अलावा जो छोटे मोटे एक दो टॉपिक और है वो मैं करवाऊँ। एक जो है अपने पंचायती राज है वो मैं करवाऊँ। फिर उस पार्ट के अलावा जो है कुछ ज्योग्राफी के पार्ट है जो वो भी मैं करवाने का प्रयास करूं। लेकिन इस पार्ट का जो हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30 का वो हमारा पूरा प्रयास रहेगा। यदि इन टॉपिकों में से 30% अपने आए, बोर्ड इनमें से 30% देते हैं, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो 30 में से 30% है वो हमारे यहाँ से आए। अब जो ये मैं कुछ सोच रहा हूँ कि जैसे PYQs है, या तो PYQs आप जो है अपने स्तर पर कर लीजिए। यदि PYQs अगर आप अपने स्तर पर नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता दीजिए कि भाई जो है वो PYQ के लिए मैं आपके अलग से एक टेस्ट सीरीज तैयार करूँ क्या। ठीक है, जिसके अंदर ये है कि हमारे जितने टॉपिक है सिलेबस के, उन टॉपिकों के जो प्रत्येक टॉपिक के जो है 100-200% या 200-200% सभी टॉपिकों को मैं एज ए टेस्ट रूप में अपलोड करूँ। ठीक है, जिसका क्या है आपके जो है थ्योरी तो आपने पूरी यहाँ से पढ़ रखी है, आप क्या है उसको एज ए टेस्ट के रूप में प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो मैं कर सकता हूँ अगर आपकी इच्छा हुई, अगर आप कमेंट करते हो तो। ठीक है, अब जैसे इसमें और क्या है, इसके अलावा जो है वीडियो की हमारी जो टेस्ट सीरीज है, वीडियो की जो टेस्ट सीरीज है हमारी ऐप के अंदर वो चल रही है। ठीक है, आप एग्जाम बंधु एकेडमी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हो। अभी उसमें जो है वो 3-4 पेपर हो चुके हैं, बाकी जो कंप्लीट सिलेबस वाले पेपर अभी बाकी है, तो आप है वो कंप्लीट सिलेबस वाले पेपर है वो आप दे सकते हो भाई। ठीक है, तो आप है वो ये ज़रूर ज्वाइन करें भाई। ठीक है, अब जैसे शुरुआत करते हैं, हमारा जो छोटा सा पार्ट है उसको हम पूरा कर लेते हैं। उसके बाद में जो है हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेज है वो ऑलरेडी चल रही है। करंट अफेयर्स आराम से आप है वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, बेहतरीन मैंने जो है वो मैटर देने का प्रयास किया है। और आपने देखा होगा अभी फर्स्ट ग्रेड और जो एसओ वाला पेपर हुआ था उसमें से भी जो है अपने टेलीग्राम से और उसमें ऐप से जितने भी मैंने क्लासेस करवाई वो है वो आपको सीधी मिल गई है। एक और बात, यहाँ पर जो पहली बार आए हैं क्लासेस देखने के लिए उनके लिए एक सूचना है कि जो इकोनॉमिक्स की है हमारी ऐप के अंदर है वो एकदम निःशुल्क है, वो फ्री कोर्स है, वो पढ़ा है। इसके अंदर सारे वीडियोज पढ़े हैं, PDF पढ़ी है सारी जो हमारी इकोनॉमिक्स की इस पार्ट की है भाई। ठीक है, तो आप ऐप में भी जाके देख सकते हैं या हमारा टेलीग्राम पे भी PDF पढ़ी है तो वहाँ से भी आप है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब आइए शुरुआत करते हैं। राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016 यानी राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र 2016 क्या है? अधिनियम है, एक नीति है। ठीक है, यानी राज्य और DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो हम आज इसी क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, राज्य और DMIC क्षेत्र में राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016 के नाम से एक विशेष कानून 26 अप्रैल 2016 को क्या किया भाई? अधिसूचित किया गया। ठीक है, कब? 26 अप्रैल 2016 को अधिसूचित किया गया है। ठीक है, अब जैसे देखिए राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र को विकास हेतु एक राज्य स्तरीय राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड का है वो गठन किया गया भाई। ठीक है, किस बोर्ड का गठन किया गया है? राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड का गठन किया गया। तो पहली बात तो आपको याद क्या रखना है, राजस्थान विशेष क्षेत्र निवेश अधिनियम है वो कब अधिसूचित किया गया था? 26 अप्रैल 2016 को किया गया था। ठीक है, किस क्षेत्र में? एक तो राज्य क्षेत्र में और एक दूसरा राजस्थान का जो DMIC क्षेत्र है उस क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र के विकास हेतु, इसके अलावा इस क्षेत्र के विकास हेतु इन्होंने क्या किया? एक जो है वो निवेश क्षेत्र बोर्ड का गठन कर दिया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या भाई? बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2019। ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2019 से राजस्थान सरकार ने बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2019 का है वो क्या किया? इन्होंने प्रारूप जारी किया। ठीक है, इस नीति का इन्होंने प्रारूप जारी किया। उसके बाद में केरल के पश्चात राजस्थान देश का ऐसा दूसरा राज्य बन गया है जिसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी है वो लागू की है। यानी जो बौद्धिक संपदा अधिकार नीति लागू करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य है? राजस्थान केरल के बाद में दूसरा राज्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, राजस्थान दूसरा राज्य है जो ये नीति राजस्थान ने जारी की भाई। अब देखो जो है राजस्थान स्टार्टअप नीति। ठीक है, स्टार्टअप नीति 2022। स्टार्टअप नीति के अंदर जैसे देखिए तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 13 नवंबर 2022 को डिजीफेस्ट के समापन समारोह में राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का विमोचन किया। इस नीति से प्रदेश में स्टार्टअप्स को क्या है? प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, राजस्थान MSME नीति 2022।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शंकुतला रावत ने 17 सितंबर 2022 को इस नीति को जारी किया। राजस्थान में अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मंझले क्षेत्र यानी एमएसएमई क्षेत्र की क्या है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र की है, एमएसएमई क्षेत्र की है क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है भाई। ठीक है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में करीब 24% योगदान देने वाले इस क्षेत्र की वृद्धि के लिए राज्य सरकार सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग नीति 2022 लाया। यानी मेन बात क्या हो गई, मेन बात यह हो गई कि एमएसएमई का जीडीपी में कितना योगदान है, एमएसएमई क्षेत्र का जीडीपी में कितना योगदान है, तो करीब 24% के आसपास में एमएसएमई का यानी जो इन क्षेत्र का क्या है, एमएसएमई का क्या है 24% जीडीपी में योगदान है। इस कारण सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा कि भाई इस क्षेत्र की वृद्धि के लिए क्या है, एमएसएमई जो नीति है वो हम लाएंगे या और नीति लेके आए। ठीक है, इस नीति के तहत राज्य सरकार ने 147 नए औद्योगिक क्षेत्रों की क्या करेगी भाई, स्थापना करेगी। किस नीति के तहत करेगी कि 147 नए, तो ये जो है क्षेत्र है 147 क्षेत्र वो इस नीति के तहत है वो स्थापना करेंगे। इस नीति के अंतर्गत स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया, एमएसएमई क्लस्टर का विकास, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार आदि, विपणन व्यवसाय विकास आदि पर है वो बल दिया जाता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोई जो इतनी काम की चीज़ तो यहाँ पर है नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना है क्योंकि 17 सितंबर है, सितंबर एमएसएमई दिवस है भाई। ठीक है, 17 सितंबर को एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर 2022 को कौन सी नीति आई है, एमएसएमई नीति 2022 आई है। 13 नवंबर 2022 को राजस्थान स्टार्टअप नीति आई है और ये 24% योगदान देता है। 147 नए क्षेत्रों की स्थापना की इन्होंने बात की है। ठीक है, ये 3 बातें यहाँ पर याद रखनी है आपको। उसके बाद में आगे देखो, इस नीति में कौन सी, एमएसएमई नीति के अंदर महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति जनजाति, निःशक्त श्रेणियों के लिए विशेष प्रावधान है वो किए गए। यानी हमने जितनी भी नीतियां पढ़ी थी उद्योग के अंदर, सभी नीतियों में क्या है, महिलाएं, एससी एसटी और निःशक्त जनों या फिर युवाओं के लिए क्या है, विशेष प्रावधान है। चाहे रिप्स हो, चाहे उद्योग प्रोत्साहन नीति हो, कोई भी नीति हो, सब में यही है। ठीक है, एमएसएमई नीति का उद्देश्य क्या है भाई, इस नीति का मकसद सूक्ष्म एवं लघु मंझले उद्योग को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना तथा सुविधाजनक नियामकीय माहौल उपलब्ध कराकर राज्य के जीडीपी उत्पाद यानी घरेलू उत्पाद जीडीपी और निर्यात में योगदान को बढ़ावा देना। यानी राज्य में योगदान निर्यात जो जीडीपी में कितना है, 24% है। वो ये कह रहे हैं कि जो है उनको इन उद्योगों को क्या है, जो सूक्ष्म है, लघु है और मध्यम है, इन उद्योगों को एक तो वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएं और एक तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाएं। ये दोनों सहायता उपलब्ध करवा के इन्हीं का जो जीडीपी में योगदान है उसमें वृद्धि की जाए और इस क्षेत्र द्वारा जो निर्यात किया जाता है उसमें भी क्या की, उसमें भी वृद्धि किया जाए। ठीक है, तो ये बात है वो इन्होंने कही है। उसके बाद में देखो, इस नीति का लक्ष्य है कुल 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से 20,000 नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना और 1 लाख लोगों के लिए क्या है भाई, रोजगार पैदा करना क्या है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये बात है आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 हमारे क्या है, हमारे सिलेबस के अंदर स्पेशली अलग से मेंशन है, हस्तशिल्प उद्योग अलग से मेंशन है। ठीक है, यानी हस्तशिल्प नीति आप यहाँ पढ़ रहे हो, हस्तकला या हस्तशिल्प उद्योग। ठीक है, ये अलग से टॉपिक है, हस्तशिल्प उद्योग। ठीक है, हस्तशिल्प उद्योग अलग से एक टॉपिक है हमारा। और एक जो है कल्चर का भी टॉपिक है, हम इसको कल्चर में भी पढ़ते हैं, जो हस्तकला है। ठीक है, हस्तशिल्प एक तो हमारे ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ेंगे, यानी ज्योग्राफी या फिर अर्थव्यवस्था के अंदर कह दो, हस्तशिल्प उत्पाद है। ठीक है, वो पढ़ेंगे। एक हस्तकला है भाई। ठीक है, हस्तकला है जो कल्चर के अंदर है। यानी आपको हस्तकला हो या फिर हस्तशिल्प उत्पाद हो, चाहे ज्योग्राफी का टॉपिक हो, चाहे इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो और चाहे कल्चर का टॉपिक हो, कहीं पे भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टॉपिक कल्चर वाला भी हम पढ़ेंगे और जो है इकोनॉमिक्स वाला भी हम पढ़ेंगे। यानी हस्तकला कहो या फिर हस्तशिल्प आप कहो, सभी जो चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी इसके अगली क्लासेज होगी वो हमारे हस्तशिल्प टॉपिकों की भी होगी। ठीक है, क्योंकि जो है हमारा ये उद्योग कंप्लीट हो जाएगा। उद्योग के बाद में हमारा एक छोटा सा टॉपिक है वो हस्तशिल्प वाला है, एक तो ये बच्चा है। एक छोटा सा टॉपिक हमारा आदिवासी जो जनजाति या आदिवासी या जनजातियों की जो अर्थव्यवस्था है वो टॉपिक बचा है। तो एक तो हमें आदिवासी और जनजातियों की अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजें पढ़नी। देखिए, आदिवासी
और जब हम इसको कल्चर में पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या पढ़ते हैं, यहाँ वहाँ पर इनके है वो कल्चरल जो है वो विशेषता है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है, इनकी सांस्कृतिक विशेषता है वो पढ़ते हैं। ये जो है हमारे जो अगर इकोनॉमिक्स में शामिल किया है इसने, हमारे ज्योग्राफी में शामिल किया है सिलेबस में, तो हम आदिवासियों और जनजातियों की क्या पढ़ेंगे भाई, हम इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में ही पढ़ेंगे। यानी इनके लिए आपको कल्चर पढ़ना है तो आपको वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम जो है इनके सिर्फ हमारा पार्ट ऑफ व्यू से बात करेंगे। कौन सा पार्ट ऑफ व्यू रहेगा हमारा, हमारा रहेगा सिर्फ इकोनॉमिक्स का जो है टाइप का रहेगा, ठीक है। और हस्तशिल्प है तो हस्तशिल्प हम क्या करेंगे, हस्तशिल्प हम सारे ही करेंगे भाई, कल्चर वाले हस्तशिल्प भी हम यही करेंगे और जो है वो ये हम करेंगे। यानी मेन चीज क्या है, कल्चर में भी हम उसको पढ़ते हैं, एक्चुअल में क्या है वो है आय उत्पन्न का स्रोत है हस्तशिल्प। जो भी आप देखोगे, ठीक है, जितने भी है वो आय उत्पन्न करने का स्रोत है और वो क्या है हमारे जो है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये चीजें भी हम वहां पर है वो जो है पढ़ लेंगे। इसके अगली क्लास हम ये इसकी कर लेंगे और एक क्लास हमारी और बचेगी इसके अंदर भाई। एक तो हस्तशिल्प हो गई, एक आदिवासी हो गई, दो क्लास है तो वो हो गई। एक क्लास हमारी इसके अंदर और बची है, वो है मेन जो है पंचायती राज वाली, जो राज व्यवस्था का टॉपिक है बेसिकली, और वो हम इसे हमारे अंदर है, ठीक है। तो हम है वो पंचायती राज वाला एक टॉपिक करेंगे। इसके अलावा फिर यहाँ पर भूगोल के कुछ टॉपिक है जहाँ पर जो है गरीबी बेरोजगारी है, गरीबी बेरोजगारी है एक टॉपिक है, ठीक है। और कुछ साथी ऊर्जा वाला टॉपिक भी करवाने के लिए कह रहे हैं, कुछ साथी जो खनिज वाला टॉपिक है, कुछ साथी वन वाला टॉपिक है वो भी करवाने के लिए कह रहे हैं, कुछ साथी कह रहे हैं कि सर कंप्लीट ज्योग्राफी भी आप करवा दो। यानी जो है वो 30 आउट ऑफ 30 की ज्योग्राफी है और 30 की इकोनॉमिक्स है, टोटल मिला करके कितने हैं 60 क्वेश्चन है सर, आप 60 का मैटर करवा दो। तो देखो जो है अभी लगभग 1-1.5 महीना बचा, ठीक है। तो अगर समय के आधार पर मेरे पास में समय बचा तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं ये पार्ट करवा सकूं आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी है आप जो है अपनी तरफ से क्या है इनको तैयार रखें। अगर मैं करवाऊं तो आप है उनको एज ए रिवीजन जरूर देख ले भाई, ठीक है। मैं करवाऊं तो आप उनको एज ए रिवीजन देख ले, ताकि आपके मन में कोई शंका नहीं रहे कि भाई सर जो है इस मैटर के इससे भी जो है वो चीज़ें बाहर जा सकती है क्या, ठीक है। बाकी जहाँ तक वीडियो और जो पटवारी की बात है, ठीक है, तो जो है मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें यहाँ पर है जो सफिशिएंट है। यानी मैंने जो पार्ट करवाए हैं, मैंने जो टॉपिक करवाए वहां से इवन फर्स्ट ग्रेड में भी एक प्रश्न बाहर नहीं गया। अगर इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आया वो तो अलग बात है, इस टॉपिकों से प्रश्न आया है और हमारे नोट्स में नहीं हो ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है भाई। अभी जितने भी पेपर हुए हैं हमने पढ़ाने के बाद में, ठीक है, 3-4 पेपर तो फर्स्ट ग्रेड वाले जीके वाले हुए हैं और 1-2 एएसओ वाले हुए हैं, 1-2 जो राजस्थान जो है वो बोर्ड जो RSMSSP उन्होंने लिए थे। तो कोई भी पेपर उठा के आप देख लेना, हमारे मैटर में से सारे प्रश्न आए हुए हैं भाई, ठीक है। लेकिन हमने करवाए जो है लिमिटेड मैटर है तो उसमें ही आए। अगर हमारी जैसे ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाती तो फिर कंप्लीट प्रश्न हमारे इसमें से आ जाते हैं, ठीक है। तो जो देखो कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 17 सितंबर 2022 को पहली बात प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीडियो एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हस्तशिल्प जो नीति है, हस्तशिल्प जो नीति है हमारे अलग से सिलेबस में भी है, ठीक है। तो इसको तो आपको क्या करना है, रटा ही मारना है भाई। अब देखो 17 सितंबर 2022 प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति, ये कब तक प्रभावी रहेगा, ये क्या है, ये जो है ये डेट जो ये कौन पूछता है भाई, ये आरपीएससी पूछती है। कौन पूछता है, ये आरपीएससी पूछता है। ये आरपीएससी का आरएस में ये फेवरेट टॉपिक था भाई। 5-7 प्रश्न है वो ऐसे ही पूछे थे, एक लाइन उनमें फिक्स थी कि ये जो है वो 2026 तक 27 तक है वो प्रभावी रहेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। 2022 की नीति है, 26 तक प्रभावी रहेगी, यानी इन्होंने 4 साल के लिए नीति जारी की है, ठीक है। इस नीति के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कम से कम एक हस्तशिल्प उत्पाद को चिन्हित कर प्रोत्साहित किया जाएगा भाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नीति है। इन्होंने यह कहा है कि प्रत्येक जिले में एक जिला एक उत्पाद नीति कार्यक्रम लागू करेंगे और उसके अंतर्गत कम से कम एक हस्तशिल्प उत्पाद है उनको चिन्हित कर फिर प्रोत्साहित करेंगे। एक जिला एक उत्पाद से संबंधित जो उत्पाद है वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। कृषि वाला टॉपिक आप जाकर के देखना, कृषि वाला टॉपिक के अंदर मैंने ये आपको करवा दिया है कि किस जिले के लिए कौन सा उत्पाद है इन्होंने जो है वो जो है घोषित किया है। तो वो मैंने आपको लिस्ट लिखा दी है, वहां से वो चीजें याद कर लेना भाई, ठीक है। यहाँ से है एक प्रश्न आने की संभावना रहती है, ये लाइनें याद कर लेना। इस नीति के अनुसार प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन होगा, जिसमें हस्तशिल्पियों को क्या है पुरस्कृत किया जाएगा। यानी प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह के अंदर हस्तशिल्प सप्ताह है उसका आयोजन किया जाएगा भाई। ये लाइन भी आपको क्या है याद रखनी है।
इस नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राज्य के हस्तशिल्पियों के उत्पादों को जो है वो निर्यात योग्य, ठीक है, उत्पादों को निर्यात योग्य बनाना एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, निर्यात में राज्य की भागीदारी बढ़ाना, विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना और हस्तशिल्प के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में 50,000 नए रोजगार के अवसर है वो उपलब्ध करवाना। तो ये क्या है भाई? ये बहुत ही शानदार जो है इसका इस नीति का उद्देश्य है। तो इस नीति का उद्देश्य ध्यान में रखना है। प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में हस्तशिल्प सप्ताह है वो उसका आयोजन होता है, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत ये ध्यान रखना है 31 मार्च 2026 और 17 सितंबर 2022 राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति है भाई, ध्यान रख लेना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये नीति, आपको पूरी याद करनी है भाई। उसके बाद में प्रमुख आयोजन है, थोड़ा बहुत याद रख लेना। इंडिया स्टोन मार्ट 2025 सीतापुर जयपुर में 13वां संस्करण है इस बार, जनवरी फरवरी 2025 में हुआ। उद्देश्य प्राकृतिक पत्थर एवं मशीनरी उद्योग एवं वैश्विक मंच प्रदान करना, ठीक है, मशीनरी उद्योग को वैश्विक मंच प्रदान करना, नाम से ही स्पष्ट है, इंडिया स्टोन मार्ट, ठीक है। तो प्राकृतिक पत्थर के लिए वैश्विक मंच है भाई, ठीक है। 9वां डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव, कौन सा जो है 9वां डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव है, कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, तिथि फरवरी के अंदर। आयोजक राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, फोकस स्टार्टअप, एआई, साइबर सुरक्षा और डिजिटल गवर्नेंस भाई फोकस है, ठीक है। तो दोनों ही कहाँ हुए? दोनों ही जयपुर के अंदर हुए। उसके बाद में देखो 35वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव जोधपुर के अंदर होता है भाई ये, ठीक है। रावण का चबूतरा जोधपुर, ये पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प कहाँ होता है? जोधपुर में होता है भाई। तिथि वही 24 जनवरी से लेकर 4 फरवरी। उद्घाटनकर्ता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विशेषता मरुदर के कारीगरों का सबसे बड़ा उद्योग मेला कौन सा है भाई? पश्चिमी राजस्थान जो जोधपुर का मेला है। उसके बाद में देखो ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी सम्मेलन राजसमंद या जयपुर है, अभी जो है इसके द्वारा तय नहीं किया गया था, ठीक है। हालांकि ये मई 2025 के अंदर इसकी तिथि थी, ठीक है। और जो है ये अब जो है इसको तय कर दिया है, यह जो है आप देख लेना, ठीक है। और आयोजक इसका CDOS जयपुर, यानी ये कहाँ पर आयोजन हुआ इसका भाई? जयपुर के अंदर हुआ है, ठीक है। फोकस स्टोन कटिंग फिनिशिंग AI आधारित माइनिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में देखो राजस्थान का तीसरा राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो बोरानाडा जयपुर के अंदर मार्च 2025 में हुआ। रिको MSME विभाग और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है इसके अंदर शामिल थे भाई, ठीक है। यानी जो जितने भी है वो सारे कहाँ हुए? सारे जयपुर में ही हुए। आप तो सब जयपुर याद रखना बस, ठीक है। महत्वपूर्ण बातें हैं, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 है तो स्पेशली क्या क्या है भाई? भारत की औद्योगिक नगरी किसको कहते हैं? कानपुर को। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा है। राजस्थान की औद्योगिक राजधानी कौन सी है? कोटा है। राजस्थान में 19 अगस्त 2021 को उद्योग विभाग का नाम परिवर्तन कर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है वो कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहाँ पर है क्या है भाई? उद्योग और वाणिज्य विभाग, ठीक है। किसका नाम परिवर्तन कर दिया? उद्योग विभाग का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया? उद्योग और वाणिज्य विभाग कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। ये डेट ऐसी डेटें हैं वो हमेशा पूछी जाती है, ठीक है। 19 अगस्त 2021 को, ठीक है, ये याद करोगे आप। 19 अगस्त 2021 को क्या किया इन्होंने? उद्योग विभाग का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग जोड़ दिया। ये पिछली बार SI में भी आया था, ठीक है भाई, पिछली बार SI में भी आया था। उन्होंने कहा था कि जो है वो नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया। क्यों आया था? क्योंकि नाम कब किया था? जो अगस्त 1921 में चेंज किया था। SI वाला कब हुआ था पेपर हुआ था भाई जो है सितंबर 21 में। कब हुआ था? सितंबर में 21 में हुआ था। तो जो है ये पूछा गया था भाई, ठीक है, ये पूछा गया था क्योंकि 1-1.5 महीने पहले ही किया था, तो उसमें करंट अफेयर्स में भी था, तो ये पूछा गया था, ठीक है। अब आगे देखो जिला उद्योग केंद्र, मैंने आपको सारे जिला उद्योग केंद्र करवा दिए हैं क्लास की स्टार्टिंग में। किस क्लास की? उद्योग की पहली क्लास के अंदर, ठीक है। जिला उद्योग केंद्र वर्ष 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्रों की है वो स्थापना की गई। यानी जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना कब की गई थी? जो 36 केंद्र और 8 उप केंद्र है, यानी जिला उद्योग केंद्र कितने हैं? 36 से 8 उप केंद्र है। इनकी स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना 1978 में की गई थी, ठीक है, 1978 में की गई थी। और 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी की गई थी भाई। राजस्थान में दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रथम बार औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। यानी राजस्थान में प्रथम बार उद्योग के विकास की बात है, उद्योगों की विकास की बात है, वो किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर सबसे पहले राजस्थान में है उद्योग के विकास की बात की गई, ठीक है। जिला उद्योग की स्थापना 1978 में 5वें पंचवर्षीय योजना के अंदर है वो की गई थी, ठीक है। 36 जिला उद्योग और 8 जिला उप केंद्र है भाई, ठीक है। 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 कितने हैं? उप केंद्र है, याद रख लेना। सभी चीजें क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई।
उसके आगे देखो राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है। अभी राजस्थान ने हाल ही में, जैसे सीआईएसएफ होती है, जैसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटी फोर्स होती है सीआईएसएफ, उसके जो है तर्ज पर, उसके तर्ज पर राजस्थान ने आईएसएफ है, ठीक है, उसकी है वो घोषणा की है। यानी राजस्थान इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटी फोर्स है उसकी घोषणा की है। राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों की सहज सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरआईएसएफ है कि उसकी 3 बटालियन का गठन किया है भाई, ठीक है। कौन कौन सी भाई, एक आरएसए या फर्स्ट बटालियन है कोटपुतली, और जो इसका मुख्यालय बहरोड रखा है। सेकंड का मुख्यालय है वो सिक्कर रखा है, और थर्ड का मुख्यालय कहाँ रखा है, बालोतरा। यानी कोटपुतली जो है, सिक्कर और बालोतरा, इन तीनों का है क्या है, मुख्यालय भाई, इन्होंने यहाँ पर रखा है, ठीक है। अब आगे देखो उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल क्या है भाई, उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल। उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल क्या है, भारत सरकार द्वारा, कौन से सरकार, भारत सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उद्योग आधार मेमोरेंडम पोर्टल के स्थान पर, पहले ये कौन सा पोर्टल था, उद्योग आधार मेमोरेंडम पोर्टल था, ठीक है, औद्योगिक इकाइयों के ऑनलाइन पंजीयन के लिए भारत सरकार का, उसके स्थान पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एमएसएमई मंत्रालय ने क्या किया, 1 जुलाई 2020 से 1 जुलाई 2020 से उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का क्या किया भाई, इन्होंने शुभारंभ किया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये भी आपको याद रखना भाई, ठीक है। राजस्थान सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष विश्वकर्मा दिवस 17 सितंबर को है वो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी दिवस, ये मैंने आपको बता दिया था कि 17 सितंबर को है वो एमएसएमई दिवस मनाया जाता है, और 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस है। तो ये दोनों कब मनाया जाता है, दोनों 17 सितंबर को मनाए जाते हैं, ठीक है। इसी दिन राज्य स्तरीय समारोह में उत्कृष्ट उद्यमियों, बुनकरों और हस्तशिल्पियों को सम्मानित किया जाएगा भाई, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट निदेशालय तत्कालीन उद्योग और राज्य के उपक्रम मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट निदेशालय की है वो स्थापना की घोषणा 7 मार्च को की है। यानी जोधपुर में जो क्या बनेगा भाई, हैंडीक्राफ्ट है वो निदेशालय बनेगा, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान में वेट कब से लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2006 से। राजस्थान का स्कॉटलैंड कौन सा है, अलवर है, शराब के उत्पादन के लिए जो है वो जाना जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड कौन है, अलवर है, जो शराब के उत्पादन के लिए जाना जाता है भाई। उसके बाद में देखो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में राजस्थान के 4 जिले हैं, अलवर, खेड़तल, तिजारा, डीग और भरतपुर, ठीक है। 4 जिले आते हैं भाई एनसीआर के अंदर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, हथकरघा उद्योग है वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे 7 अगस्त को। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है, 30 अगस्त को भाई, ठीक है। तो 7 अगस्त को है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, और राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है, वो 30 अगस्त को मनाया जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद में देखो राजस्थान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व यानी सीएसआर प्राधिकरण है, इसका गठन है वो 5 नवंबर 2019 में हुआ था। राज्य में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रावधानों को समुचित रूप से क्रियान्वित करने तथा प्राप्त राशि से समुचित आधारभूत सुविधाओं का सृजन और विकास के लिए जो है करने के लिए गठित किया गया था। यानी राजस्थान कॉरपोरेट जो सामाजिक दायित्व है उसकी डेट याद रखनी है 5 नवंबर 2019, और जो राष्ट्रीय हथकरघा 7 अगस्त, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस है वो 30 अगस्त को है भाई, ठीक है। अब आगे देखो भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपको है वो क्या पढ़ना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक विशेष क्षेत्र जिसे डिम्ड फॉरेन टेरिटरी का दर्जा देकर सीमा उत्पाद शुल्क से क्या रखा गया है, मुक्त रखा गया भाई, ठीक है। यानी एक ऐसा विशेष क्षेत्र है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसे डिम्ड फॉरेन टेरिटरी का जो दर्जा दिया, और उनको क्या है, सीमा जो उत्पाद शुल्क है उनसे वो मुक्त रखा गया है भाई, ठीक है। देखो भारत में सेज की शुरुआत कब से हुई थी, 2005 में हुई थी। राजस्थान में सेज के विकास के लिए प्रमुख एजेंसी कौन सी है, रिको है। राजस्थान की विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति है 13 मार्च 2003 को जारी हुई थी। यानी राजस्थान विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज जो नीति जारी हुई थी वो जारी हुई थी 13 मार्च 2003 को। अब तक राजस्थान में निम्न है वो क्रियाशील सेज है, यहाँ से है वो अपना प्रश्न बनता है कि राजस्थान के अंदर कौन से जो है वो वर्तमान में क्रियाशील सेज है, यहाँ से प्रश्न बनता है। जैसे पहला सेज है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। महिंद्रा जो सेज है वो कौन सा है, वो कहाँ पर है, वो जयपुर में है। ये एक बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र है, ये राजस्थान का प्रथम सेज है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि राजस्थान का प्रथम सेज कौन सा था, तो वो महिंद्रा जो है वो सेज है। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, सीमा उत्पाद शुल्क से मुक्त है। भारत में 2005 में शुरुआत हुई थी। राजस्थान में सेज के विकास की एजेंसी रिको है, ठीक है। राजस्थान की जो विशेष आर्थिक सेज जो नीति जारी हुई थी 13 मार्च 2003 को हुई थी। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जो सेज है वो राजस्थान का पहला सेज है, जयपुर स्थित है।
जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो सीतापुरा जयपुर के अंदर है। जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वितीय, एक प्रथम है और एक द्वितीय है, दो जोन है जो जेम्स और ज्वेलरी के नाम से है। प्रथम सीतापुरा जयपुर है और द्वितीय भी कहाँ है, सीतापुरा जयपुर है। ठीक है, ग्रामीण अब जिला है वो हट गया है। दोनों सेज है वो रिको द्वारा स्थापित किए गए हैं। ठीक है, दोनों सेज है वो रिको द्वारा स्थापित किए गए हैं। आगे देखो, सोमानी वर्स्टेड लिमिटेड खुशखेड़ा खेरतल तिजारा। ठीक है, अगला देखो, सोमानी वर्स्ट जो है वो वर्टेड जो है वो लिमिटेड खुशखेड़ा का है, खेरतल तिजारा के अंदर है। उसके बाद में देखो, जैन पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुर प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पर है, जयपुर में। यानी आपको पूछा जाएगा कि कौन सा सेज है वो कहाँ पर है। महिंद्रा सेज याद रखना, जयपुर। ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी सेज कहाँ है, जयपुर। सोमानी जो है वो सेज कहाँ है, खुशखेड़ा। ठीक है, खेरतल तिजारा के अंदर आ गया। जैन पैक्ट जो सेज है, जैन पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेज है वो जयपुर के अंदर है। वाटिका जयपुर सेज, वाटिका सेज है वो जयपुर डेवलपर्स लिमिटेड जयपुर द्वारा है। वाटिका सेज, जैन पैक्ट सेज, ये सब कहाँ है, जयपुर में। मानसरोवर औद्योगिक विकास निगम सेज कहाँ है, जयपुर में है, सॉरी जोधपुर में है। ठीक है, और आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइवेट लिमिटेड तो कहाँ है पर है, बीकानेर में। ठीक है, तो ये जो है वो कहाँ पर है भाई, ये सेज है। ठीक है, आपको याद रखना है, इनका है वो मिलान का प्रश्न आता है कि कौन सा सेज है वो कहाँ पर है। आगे देखो, मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर जोधपुर कहाँ पर स्थित है भाई, कांकानी जोधपुर में। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर है वो कहाँ पर स्थित है, वो जोधपुर में है। देखो, रोहट पाली और मारवाड़ क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए इस क्षेत्र को मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। यानी कौन सा क्षेत्र विकसित कर रहे हैं, रोहट पाली और मारवाड़ का क्षेत्र। ठीक है, रोहट पाली और मारवाड़ यहाँ का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को ये क्या करेंगे, विकसित करेंगे। और इसके लिए क्लस्टर बनाया है, मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाया है। मुख्यालय कहाँ है, कांकानी जोधपुर में। ठीक है, पीएम यूनिटी माल है उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शनी और कार्यशालाओं आदि का आयोजन करने हेतु जयपुर में है। इस मॉल का निर्माण है और लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से है वो तैयार किया जाएगा। ये बजट घोषणा थी। आपको याद रखना है, पीएम यूनिटी मॉल है वो कहाँ पर है, तो वो जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, याद रख लेना, पीएम यूनिटी मॉल जयपुर में मोस्ट इंपोर्टेंट है। रोहट पाली क्षेत्र भी याद रखना, और ये वाटिका, मानसरोवर, आरएनबी, जैन पैक्ट और सोमानी जितने भी सेज है उनकी जो जगह का नाम आपको याद रखना है भाई। ठीक है, उसके आगे देखो, राजस्थान में हथकरघा उद्योग। ठीक है, राजस्थान में कौन सा उद्योग भाई, राजस्थान में हथकरघा उद्योग है, उसके बारे में हम पढ़ने हैं। जैसे देखो, हथकरघा उद्योग क्या है, हथकरघा उद्योग एक असंगठित क्षेत्र है। ठीक है, हथकरघा उद्योग एक असंगठित क्षेत्र है जो कृषि के बाद सबसे अधिक एक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है भाई। ठीक है, यानी कृषि के बाद में यदि कोई क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है तो वो हथकरघा है। ठीक है, और ये असंगठित क्षेत्र है। चतुर्थ अखिल भारतीय हथकरघा गणना 2019-20 के अनुसार राजस्थान में 8,770 बुनकर कार्यरत हैं। प्रदेश में लगभग 2/3 बुनकर ग्रामीण क्षेत्र से हैं। लगभग जो जितने भी हथकरघा वो ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं और 2/3 ग्रामीण क्षेत्र से। ठीक है, राज्य के अधिकतर बुनकर अनुसूचित जाति और मुस्लिम श्रेणी से आते हैं, यानी अधिकतम एससी और जो है वो मुस्लिम श्रेणी से आते हैं। ठीक है, अधिकतर बुनकर है जो आप पढ़ते हो, आप जब कल्चर वगैरह पढ़ते हो तो इनको देखते हो कि इनके कलाकार आप पढ़ते हो, जब ये हस्तशिल्प उद्योग और जब पढ़ते हो तो इनके कलाकार ज्यादातर पढ़ते हो तो कौन है, एससी और मुस्लिम श्रेणी से आते हैं। उक्त दोनों ही वर्गों के बुनकर आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से क्या है, पिछड़े हुए हैं, और ये जो काम है वो हथकरघा वाले काम करते हैं भाई। ठीक है, ये तो सामान्य सी जानकारी हुई। हमारे प्रश्न के हिसाब से प्रदेश के प्रमुख हथकरघा उत्पाद, राजस्थान के प्रमुख जो है वो हथकरघा उत्पाद, यानी प्रदेश के प्रमुख हथकरघा उत्पाद या फिर कहें राजस्थान के प्रमुख हथकरघा उत्पाद कौन कौन से हैं, तो देखो जो है कोटाडोरिया साड़ी एक है, पट्टू, खेस, रेजा, लट्ठा, बरडी, कंबल, लोई, शोल, बगरू, सांगानेरी प्रिंट, चादरे, तौलिया, टेरिकोटा, बंडेज, दरिया और जाजम वगैरह आदि, ये इस तरीके के जो भी है ये क्या है, ये जो सारे हैं वो हस्तकरघा वाले हैं। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे सिलेबस में अलग से ये टॉपिक दे रखा है कि ये जितने भी है, ये तो जो है कुछ ही नाम लिखे हैं, मैंने आपको समझाने के लिए जो 4-5 नाम ऐड किए हैं। हम जो ये इस तरीके की चीज़ें पढ़ेंगे, ये जैसे पट्टू, खेस, कोटा डोरिया वाली साड़ी है, लोई है, शॉल है, बगरू है, सांगानेरी प्रिंट है, जाजम है,
ये जो चीज़ है ये हम आगे डिटेल में एक एक को उसको है वो डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारे है वो अलग से भी दे रखा है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पर हम इस तरीके से कवर करेंगे ताकि आपको है वो जो आपको आर्ट कल्चर के अंदर भी ये टॉपिक आपको पढ़ना नहीं पड़े भाई। ठीक है, तो जो देखो जैसे राज्य में हथकरघा विकास से जुड़ी संस्थाएं, ठीक है, देखो राज्य में हथकरघा जो है विकास है उससे कौन कौन सी संस्था है जो इसके क्षेत्र में विकास के रूप में काम करती है हथकरघा के क्षेत्र में। तो देखो राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ जो है वो कहाँ है, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ कहाँ है, जयपुर के अंदर है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ये हमने सहकारिता के अंदर भी पढ़ लिया। ठीक है, हमने जब सहकारिता टॉपिक पढ़ा था तब भी हमने इसके बारे में चर्चा कर ली थी। राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ जयपुर का मुख्यालय है। 26 अगस्त 1957 को इसका गठन किया गया था। बुनकर संघ की वर्तमान 500 से अधिक प्रथम प्राथमिक सहकारी समितियां हैं वो सदस्य हैं इसकी। ठीक है, सहकारिता के क्षेत्र में हथकरघा उद्योगों की प्रगति और बुनकरों की समस्या के समाधान के लिए क्या है इसको गठन किया गया था भाई। यानी राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ मुख्यालय जयपुर 26 अगस्त 1957 को इसका गठन हुआ था। सहकारिता क्षेत्र में हथकरघा उद्योगों की प्रगति, ठीक है, हथकरघा उद्योगों की प्रगति और बुनकरों की समस्या के समाधान के लिए है वो इसका जो गठन किया गया भाई। ठीक है, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाली जो है वो इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान है कहाँ पर स्थित है भाई, वो कौन है, जोधपुर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, जोधपुर हमारा आंसर हो जाएगा। राज्य में हथकरघा का प्रशिक्षण देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी जो संस्थान है वो जोधपुर है। ठीक है, ये याद कर लेना। ये जितनी भी संस्थाएं हैं हथकरघा के विकास से जुड़ी हुई संस्थाएं ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, ठीक है, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम कहाँ है, जयपुर मुख्यालय है। स्थापना 1984 में हुई है। इस निगम के 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी है, एक जयपुर के अंदर है, एक बीकानेर है, एक जोधपुर है, एक अजमेर है और एक कोटा है और एक उदयपुर है। ठीक है, कहाँ पर है, इनके 6 क्षेत्रीय कार्यालय है भाई। 6 क्षेत्रीय कहाँ है, जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है, अजमेर है, कोटा है और उदयपुर। यानी 6 संभागों के अंदर है, एक भरतपुर संभाग इसके अंदर शामिल नहीं है, बाकी सभी संभागों के अंदर इसका मुख्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है, अप्रैल 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अतिरिक्त निगम की 16 विपणन इकाइयां भी है वो कार्यरत है। ये निगम बुनकरों को प्रशिक्षण देता है, कच्चा माल व सहायता प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम बुनकरों को क्या देता है भाई, प्रशिक्षण, कच्चा माल और सहायता है उपलब्ध करवाता है। उसके बाद में बुनकर सेवा संघ, ठीक है, बुनकर सेवा संघ का भी कहाँ है मुख्यालय, जयपुर में। यानी लगभग सभी का जयपुर में है, उसका जो जोधपुर में था। ठीक है भाई, प्रौद्योगिकी जो संस्थान था उसका जोधपुर में था। बुनकर सेवा संघ कहाँ है, जयपुर में है। जुलाई 2000 जो है, जुलाई 1978 में इस संघ की स्थापना हुई है। जुलाई 1978 में बुनकर सेवा संघ की स्थापना हुई है जयपुर के अंदर। ये विकास आयुक्त हथकरघा दिल्ली के अधीन है। इसका मुख्य उद्देश्य है डिजाइन, रंगाई छपाई एवं बुनाई के नमूने बनाकर तकनीक का विकास और सुधार करना व प्रदर्शन कार्यों एवं सेमिनारों का आयोजन करना। ठीक है, प्रदर्शनियों या सेमिनारों का आयोजन करना है और डिजाइन, रंगाई छपाई या बुनाई के नमूने बनाकर तकनीक का क्या करना है, विकास करना है भाई। ठीक है, तो बुनकर सेवा संघ का है वो उद्देश्य है। उसके बाद में देखो भौगोलिक चिन्हीकरण यानी जीआई टैग, जिसे आप जीआई टैग बोलते हो। ठीक है, जीआई टैग आप बोलते हो, ये भौगोलिक चिन्हीकरण है। ये आपके लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैंने आज तक लेटेस्ट इसको अपडेट किया है, इसके बाद में आपको है वो कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। ठीक है, जितने भी जो है वो भौगोलिक चिन्हीकरण है इसमें आप देखो कि भारत में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा किसी वस्तु को भौगोलिक सूचक है वो प्रदान किया जाता है। ठीक है, यानी भौगोलिक है वो चिन्हीकरण है वो प्रदान किया जाता है। उसके बाद में देखो किसी वस्तु को भौगोलिक चिन्हीकरण दिया जाता है उस क्षेत्र से बाहर का कोई व्यक्ति या कंपनी अपनी पैकिंग पर उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है। यानी जिस वस्तु को भौगोलिक चिन्हीकरण दे दिया जाता है उस क्षेत्र के बाहर का कोई व्यक्ति या कोई कंपनी है जो उस वस्तु का है वो पैकिंग पर है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, उस शब्द का भी है वो पैकिंग पर है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, राजस्थान में अब तक 22+1 शिल्प कलाओं, कृषि व प्राकृतिक वस्तुओं को राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा भौगोलिक सूचीकरण है वो किया जा चुका है, जिनको चिन्हीकरण मिलने के क्रम में ही लिखा गया है। ठीक है, यानी इनको क्या है उसी क्रम में हमने लिखा है भाई। अब देखो यह है जो शिल्प कलाओं, कृषि, प्राकृतिक वस्तुओं को राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा है वो
जो है वो सूचीकरण किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान है वो कौन देती है भाई, जो जीआई टैग देती है। जैसे देखो राजस्थान के अंदर बात करें तो इंपॉर्टेंट है आपका कोटा डोरिया 2006 में मिला है भाई, हस्तशिल्प से संबंधित है। ठीक है, कोटा डोरिया 2006 हस्तशिल्प से संबंधित है, याद कर लेना। ठीक है, जयपुर की ब्लू पोर्ट्री, जयपुर की ब्लू पोर्ट्री 2009 हस्तशिल्प से संबंधित है। ठीक है, मोलेला कलेवरक, मोलाला कलेवरक 2009 हस्तशिल्प से संबंधित है। राजस्थान की कठपुतलियां हस्तशिल्प है, और सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट है, हस्तशिल्प है। यानी सभी क्या है, सभी क्या है, पांचों हस्तशिल्प से संबंधित है। कोटा डोरिया हो, जयपुर की ब्लू पोर्ट्री हो, मोलेला वर्क हो, कठपुतली हो या सांगानेरी हो भाई। ठीक है, सभी को क्या मिला हुआ है, सभी को जीआई टैग है वो मिला हुआ है। आगे देखो बीकानेरी भुजिया है, बीकानेरी भुजिया क्या है, एक उद्योग है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि खाद्य जो है वो पदार्थ है। ठीक है, खाद्य पदार्थ है, ये तो वो हस्तशिल्प थे, ये एक उद्योग है या फिर खाद्य पदार्थ है। बीकानेरी भुजिया 2011 में दिया गया। कोटा डोरियो लोगो को दिया गया। ठीक है, पहला कोटा डोरियो को दिया गया था, अब कोटा डोरियो के लोगो को भी है वो जीआई टैग दे दिया है, ये भी हस्तशिल्प है। बगरू हैंड जो ब्लॉक प्रिंट है, यानी आप पहले सांगानेर को दिया था, अब बगरू को भी दे दिया। ठीक है, पिछले में किसको दिया था, सांगानेर हैंड ब्लॉक को दिया था, और अब किसको दे दिया है, बगरू को भी दे दिया। ठीक है, दोनों याद रखोगे आप। फूलकारी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की जो है वो प्रसिद्ध है हस्तशिल्प, उसको दे दिया है। थेवा कला है वो हस्तशिल्प है, उसको 2014 में दे दिया। मकराना मार्बल है, उसको 2015 में दिया। मकराना मार्बल क्या है, एक प्राकृतिक वस्तु है। ठीक है, वो सभी हस्तशिल्प थे, वो उद्योग और खाद्य पदार्थ है। और ये मकराना मार्बल क्या है, एक प्राकृतिक वस्तु है, ये अलग है, उनको आप अलग याद रखें। ठीक है, वैसे आपको है वो चीजें याद रह जाएगी। मकराना मार्बल क्या है भाई, ये कोई जो है वो बनाते नहीं है लोग, ये वहां से निकलते हैं, क्या जो है प्राकृतिक वस्तु है। ठीक है, वहां से एक स्पेसिफिक क्षेत्र से निकलने के कारण इनको है वो जीआई टैग दिया है, बाकी जो है यहाँ की कला है। ठीक है, अब देखो मोलेला कलेवरक है, उसका लोगो पहले मोलेला कलेवरक को दिया था। ठीक है, फिर उसका लोगो को दिया हस्तशिल्प, यानी कोटा डोरिया उसको लोगो हो गया, मोलेला कलेवरक और उसका लोगो हो गया। ठीक है, ब्लू पोर्ट्री और उसका भी लोगो हो गया। ठीक है भाई, ब्लू पोर्ट्री और उसको भी लोगो हो गया। राजस्थान की कठपुतली, ठीक है, और कठपुतली का लोगो भी हो गया। यानी कितने हो गए भाई, 3 और 1 4, 4 लोगो हो गए। ठीक है, ये 4 है जो मूल में भी शामिल है और इनके लोगो भी शामिल है, 8 तो यही हो गए भाई। ठीक है, उसके बाद में देखो पोखरण पोट्री 2008 हस्तशिल्प, सोजत मेहंदी 2021 में। ठीक है, सितंबर 2021 में सोजत मेहंदी को दिया गया, और ये क्या है, ये एक कृषि उत्पाद है भाई। सोजत मेहंदी क्या है, एक कृषि उत्पाद है। ठीक है, वो हस्तशिल्प थे। पोखरण पोट्री भी हस्तशिल्प है, और जो ये है सोजत मेहंदी ये क्या है, ये कृषि उत्पाद है। हालांकि नाम से ही सारी चीजें स्पष्ट है भाई। ठीक है, पिछवाई कला है हस्तशिल्प होगी, जोधपुरी बंदेज है हस्तशिल्प होगी। अब देखो 2021 तक तो इनको दिया है, फिर 2023 के अंदर पिछवाई को दिया है और जोधपुरी बंदेज को दिया है। ठीक है, ये किसको दिया भाई, 2023 में दिया है। उसके बाद में देखो उदयपुर की कोफ्तगिरी को दिया है 2023 में, उस्ता कला को दिया है 2023 में, और बीकानेर की कशीदाकारी को भी दिया है 2023 में। यानी 2023 में 5 को दिया है, और पांचों कौन से हैं, पांचों हस्तशिल्प है। पांचों के नाम याद करने हैं। 2018 के बाद में एक दिया है 2021 में, पहले 15 थे 2018 तक, 2021 तक, फिर 2021 में वो सोजत मेहंदी को दे दिया, तब सोजत मेहंदी 16वां बन गया था भाई, कृषि उत्पाद है। और उसके बाद में आप देखोगे कि जो 2021 के बाद में 2023 में, ठीक है, कितने हो गए भाई, 16 और 5 21 हो गई। 5 को दिया है पिछवाई कला को दिया है। ठीक है, और दूसरा है जोधपुरी बंदेज को 2, तीसरा है उदयपुर की कोफ्तगिरी 3, उस्ता कला है 4, और बीकानेर का है वो कशीदाकारी 5। ठीक है, पांचों ही कौन से हैं, हस्तशिल्प है, हो गई 21। और अब वर्तमान में एक केर सांगरी है, इनको मिला है भाई मई में। ठीक है, अभी 1-1.5 महीना ही हुआ है, किसको मिला है, 29 मई को है वो मिला है केर सांगरी को। ठीक है, आपको यह है वो चीजें आज तक अपडेटेड है, मैं आज खड़ा हूं तो आज तक मैंने जो है अपडेट करके दिखाया है आपको। 29 मई को केर सांगरी को मिला है, सबसे नया जीआई टैग है भाई केर सांगरी। और केर सांगरी क्या है, ये खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो मोजड़ी, ठीक है, मोजड़ी क्राफ्ट, मोजड़ी जो जोधपुरी जो मोजड़ी है, जो मोजड़ी क्राफ्ट है, ठीक है, वो है, उसका जो है वो आवेदन है वो अभी प्रक्रिया में है, और जो है वो जल्द जीआई टैग मिलने की संभावना ही है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है। बाकी जो मैंने 22+1 लिखा था, इसके अंदर कितने हैं, 22 को है वो जीआई टैग आपके मिल चुका है, 22वां है केर सांगरी है, सबसे नया है भाई। ठीक है, और एक मोजड़ी है जो
जो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में इसको मिल जाए भाई, ठीक है। नोट कोटा डोरिया साड़ी, मोलेला कलेवर्क, ब्लू पोट्री और कठपुतली कला है, उनके उत्पाद और लोगो दोनों को अलग अलग भौगोलिक चिन्ह मिला है और वस्तुएं क्या है, एक ही है, ठीक है। ये हमने बात कर ली, ये चार जो चीजें हैं। जीआई टैग का काम उस खास भौगोलिक परिस्थितियों में पाई जाने वाली वस्तुओं के दूसरे स्थानों से गैर कानूनी प्रयोग को रोकना है। जीआई टैग 10 साल तक मान्य रहता है, उसके बाद इन्हें फिर से रिन्यू है वो करवाना पड़ता है, ठीक है। जीआई टैग 10 सालों तक मान्य रहता है। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004 में मिला, यानी भारत का जो पहला जीआई टैग है वो किसको मिला था, दार्जिलिंग चाय को 2004 में मिला था। इंपॉर्टेंट है, आपको सारी बातें याद रखनी है। उसके बाद में देखो, राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग ने निम्न उत्पादों को भौगोलिक पहचान के प्राप्त करने के लिए आवेदन है प्रस्तुत किए गए, यानी राजस्थान जो उद्योग विभाग है उन्होंने इनको है वो जो इनका आवेदन है वो किया गया है, इनमें से किसी को भी है वो मिल सकता है, ठीक है। किस किस को, जैसे अभी तो इनका पेंडिंग है, जैसे चित्तौड़गढ़ में आकोला दाबू प्रिंट है उसका आवेदन किया गया है, भरतपुर में भूसावर जो आचार मुरबा है, अलवर का कलाकंद है, उदयपुर का ग्रीन मार्बल है, श्री गंगानगर का किन्नू है, जैसलमेर का येलो स्टोन है, जोधपुर की मोजड़ी है वो मैंने आपको बता दी है, और जयपुर का कुंदन मीनाकारी है, कोटा स्टोन है, और बासमती चावल है बूंदी का, और गंगापुर सिटी का खीर मोहन। भाई खीर मोहन क्या है, बहुत ही शानदार जो है वो जो खाने की है जो मिठाई है भाई, ठीक है। तो जो गंगापुर सिटी का खीर मोहन है वो भी है, यानी टोटल कितने 11 हैं, 11 जो उद्योग विभाग द्वारा हैं वो भेजे हुए हैं, ये सभी पेंडिंग है, किसी को भी है वो मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में देखो, आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉरिडोर है, ठीक है। आपके वीडियो एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से या आने वाले सभी एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से यहाँ से प्रश्न है वो हमेशा आता है, यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रश्न है श्योर आता है। तो इसको है हमने फुल डिटेल में लिया है, इसकी हमने A to Z बातें की है, लगभग 4-5 स्लाइड है सिर्फ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे है, एक एक बात छोटी छोटी बात इसकी हम पढ़ेंगे भाई, ठीक है। प्रश्न बाहर क्या चला जाए अपना, ठीक है। तो हमने इस चीज़ का है पूरा ख्याल रखा है। देखो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आपको क्या क्या याद रखना है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसका लक्ष्य क्या है, एक एक बात देखेंगे भाई, ठीक है। लक्ष्य क्या है, नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना। देखो, कौन से शहरों को, नए औद्योगिक शहर हैं उनको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना, और आधारभूत ढांचे को इनके विकसित करना भाई, ठीक है। पहली बात हो गई। यह परियोजना जापान की आर्थिक और तकनीकी सहायता से बनाई गई है। यहाँ से एक प्रश्न हो गया, किसकी सहायता से, आप याद रखोगे जापान की सहायता से है, पहली बात। आगे देखो, इस परियोजना के तहत दिल्ली से मुंबई के मध्य जो है वो 1504 किलोमीटर लंबा एक कॉरिडोर बनेगा। कहाँ तक है, दिल्ली टू मुंबई, नाम भी है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। कितना है, 1504 किलोमीटर है, ठीक है। दिल्ली मुंबई 1504 किलोमीटर हो गया। ये गलियारा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई से, ठीक है, दादरी उत्तर प्रदेश को है वो जोड़ेगा, ठीक है भाई। ये क्या करेंगे, ये जो दिल्ली है, दिल्ली से जस्ट थोड़ा आगे दादरी, ठीक है, दादरी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, यहाँ से शुरू होगा और मुंबई के अंदर है जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, यानी ये दिल्ली है और ये दिल्ली है, ये जो है वो दादरा है, और ठीक है यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ठीक है। यानी ये क्या करेगी, ये दादरी उत्तर प्रदेश में, ये क्या है, ये दादरी है यूपी का, और ये दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, यहाँ पर है जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, यानी इन दोनों पोर्ट को क्या करेगी, आपस में वो जोड़ेगी भाई, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या करेगा, जोड़ेगा। तो ये लाइन भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों लाइनें हैं वो एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी गई है। उसके बाद में आप देखोगे, इसे DFC डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर भी कहा जाता है भाई, ठीक है। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर भी है वो एग्जाम में पूछा जाता है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाइन भी है आपकी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। उसके बाद में देखो, कुल $100 अरब का प्रोजेक्ट है, जिसमें जापान ने 0.1% ब्याज दर से आर्थिक सहायता दी है, यानी जापान ने आर्थिक सहायता दी है। कितने अरब डॉलर का है ये नहीं पूछा जाता, याद नहीं रखना है। उसके बाद में देखो, ये कॉरिडोर दिल्ली से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से गुजरता है। ये राज्य हैं, आप सीधा आइडिया लगा लोगे कि दिल्ली से मुंबई तक जाने के बीच में कौन कौन से राज्य आते हैं, वो सभी इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये तो आप है वो गलत नहीं करोगे, आइडिया से सही हो जाएगा। अब देखो, इसकी कुल लंबाई का लगभग 38% भाग राजस्थान से गुजरता है। कुल लंबाई कितनी है भाई, 1504 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है, 1504 किलोमीटर है दिल्ली से मुंबई, और कुल लंबाई याद रखनी है 1504 पूछी जाती है। उसका
राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग है? 38% है। प्रतिशत भी याद रखना और परसेंटेज भी याद रखना, ठीक है। डेडिकेटेड फ्रंट जो कॉरिडोर की राजस्थान में लंबाई है वो 1567 है, यानी प्रतिशत भी याद रखना है और उसकी लंबाई भी याद रखनी है, ठीक है। परसेंटेज और प्रतिशत तो एक ही हो गई। अब देखो 38% है वो राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान में लंबाई कितनी है? 567 है, यानी 1504 टोटल है, 38% राजस्थान में है जो 567 होती है। ये कॉरिडोर राजस्थान के 8 जिलों से गुजरता है, ठीक है। यानी कोटपुतली बहरोड एक जिला हो गया नयावाड़ा, सीकर, जयपुर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, ब्यावर, पाली और सिरोही, ठीक है। नए जिले हैं, उसमें जो है कुछ हो सकता है कि एक जिला इधर उधर हो, क्योंकि जो है यहाँ पर पहले जो जिला था, ठीक है, जो अभी हटा दिए थे वो भी जिले इसके अंदर शामिल थे। जैसे नीम का थाना था एक जिला, वो भी इसमें शामिल था, ठीक है, वो हटा दिया था वापस। और एक दुद्दू था, दुद्दू भी इसमें अंदर शामिल है। जयपुर ग्रामीण है, तो जो जयपुर ग्रामीण वो भी इसके अंदर शामिल था। चलो ठीक है, तो ये आपको है वो देखना है, ठीक है। तो राजस्थान के 8 जिलों से ये गुजरेगा। उसके बाद में देखो, क्योंकि जब नए करंट अफेयर्स और जो पुराने वाले जिलों हैं उनके जो विवादित जो चीज़ें होती है वो कभी भी है वो नहीं पूछी जाती है भाई, ठीक है। तो वो आपको जो है याद नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, आपको फिलहाल जो है वो पुराने के आधार पर और नए सिर्फ जो भी प्रश्न करंट अफेयर आते हैं वो सिर्फ यही आते हैं कि कौन सा किस जिले से बना है, कौन सा किस संभाग में आता है, सिर्फ अभी जो है वो बेसिक चीज़ें आ रही है, ठीक है। इस कॉरिडोर के दोनों ओर 150 किलोमीटर का क्षेत्र औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो कॉरिडोर है इसके दोनों ओर 150 किलोमीटर इस तरफ और 150 किलोमीटर इस तरफ औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक कॉरिडोर विकसित होगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस परियोजना की क्रियान्विति हेतु दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, विकास निगम है, उसका क्या है भाई गठन किया गया, ठीक है। राजस्थान में 5 नोड्स है वो इसके अंदर विकसित किए गए हैं, और इनमें से 2 इन्वेस्टमेंट रीजन है और 3 औद्योगिक क्षेत्र है। यानी ये भी याद रखना आपको, ये भी क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर कितने नोड हैं? तो राजस्थान के अंदर 5 नोड है। 5 नोड के अंदर क्या है, 2 तो इन्वेस्टमेंट रीजन है वो बनाए गए हैं, और 3 है वो औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं। तीनों औद्योगिक क्षेत्र के नाम याद रखने हैं, दोनों इन्वेस्टमेंट रीजन के नाम याद रखने हैं, 500 नोड्स के नाम है वो सारे आपको याद रखने हैं। 150 किलोमीटर दोनों तरफ है, ठीक है। राजस्थान में फरवरी 2014 में पृथक से अलग से भाई डीएमआईसी विभाग की क्या है स्थापना की गई है भाई, यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक राजस्थान में अलग से विभाग बना दिया है। और वो विभाग कब बनाया है? फरवरी 2014 में बनाया है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। राजस्थान में डीएमआईसी अलग से विभाग बना है फरवरी 2014 के अंदर। उसके बाद में राजस्थान के जो 5 नोड कौन है, देखो ये दिल्ली से शुरू होती है, दिल्ली हरियाणा फिर राजस्थान पहुंचती है। तो दिल्ली और हरियाणा में जो होने के बाद में वहां तक जो है वो 6 नोड यहाँ पर इस परियोजना के कंप्लीट हो चुके हैं, और नोड नंबर 7 से है वो राजस्थान में शुरू होता है, ठीक है। नोड नंबर 7 है वहां से राजस्थान में शुरू होता है, और राजस्थान में 5 है, तो 7वां नोड राजस्थान में है, 8वां राजस्थान में है, 9वां राजस्थान में, 10वां राजस्थान में है और 11वां राजस्थान में। यानी राजस्थान में 5 नोड होने चाहिए, ठीक है। 6 नोड तक तो हरियाणा और दिल्ली में पूरे हो गए। 7वां नोड है वो कहाँ पर? राजस्थान के अंदर है। 8वां भी राजस्थान में, 9वां भी राजस्थान में, 10वां भी राजस्थान में, 11वां भी राजस्थान में, ठीक है। तो 7 से 11 5 नोड है वो होंगे, तो हम इसी हिसाब से जो है वो पढ़ेंगे। यानी 7वां नोड सबसे पहले जैसे ही जब जो है वो दिल्ली से जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो यहाँ पर जो है खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, हरियाणा की सीमा पर। तो वहां पर नोड 7वां बना दिया कि खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना इन्वेस्टमेंट रीजन। और ये कौन सा बना है? ये इन्वेस्टमेंट रीजन बना है। इन्वेस्टमेंट रीजन बना है, हमारे पास में 2 इन्वेस्टमेंट रीजन होंगे, 3 औद्योगिक क्षेत्र होंगे। तो पहला इन्वेस्टमेंट रीजन कौन सा है? खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना, ठीक है। खुसखेड़ा भिवाड़ी इन्वेस्टमेंट रीजन है। ये निवेश क्षेत्र है। निवेश क्षेत्र में लगभग 165 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, और खेरतल तिजारा व कोटपुतली बहरोड जिले के 43 गांव शामिल है। यानी कौन सा जिला है? एक तो खेरतल तिजारा है और एक कोटपुतली बहरोड है। ये 2 जिले नए वाले हैं, इनके कितने गए? 43 गांव इसके अंदर सम्मिलित है, ठीक है। इसके लिए एक भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप है वो बनाई गई, ठीक है। इसके लिए भिवाड़ी इंटीग्रेटेड एक टाउनशिप बनाई गई इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए, वो है बहरोड, कोटपुतली बहरोड, मुंडावर, खेरतल तिजारा, कोट कासिम आता है खेरतल तिजारा के अंदर, निमराना आता है वापस कोटपुतली बहरोड में, तिजारा आता है खेरतल तिजारा में। और इनकी जो तहसीलों हैं उनके 363 गांव, यानी बहरोड, मुंडावर, कोट कासिम, निमराना और तिजारा,
इन तहसीलों, ये जो दोनों जिलों के अंदर है, इन तहसीलों को 363 गांवों को एक सम्मिलित करते हुए एक विशेष निवेश क्षेत्र है, वो भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, वो बनाया गया था। ठीक है, कितने गांव, 363 गांवों को मिला करके है वो भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप विशेष निवेश क्षेत्र बनाया गया है, ये इसी का भाग है भाई। ठीक है, इसके लिए 22 फरवरी 2018 को एक औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, यानी जो है वो भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, ठीक है, उसका है वो गठन किया गया था। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि भिवाड़ी जो है एकीकृत विकास प्राधिकरण है, उसका गठन है वो कब किया गया था, तो 22 फरवरी 2018 को किया गया था। यह प्रश्न भी है वो पूछा जाता है, यानी डीएमआईसी आपके पूरा पूरा क्या है, महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, अब आगे देखो, नया अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण होगा, कहाँ पर, ये वो उसी इन्वेस्टमेंट रीजन में, जो खुशखेड़ा भिवाड़ी वाला इन्वेस्टमेंट रीजन था, उसी के अंदर क्या होगा, एक नया अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का निर्माण होगा। दिल्ली मानेसर निमराना मेट्रो रेल नेटवर्क, कौन सी रेल भाई, दिल्ली मानेसर निमराना मेट्रो रेल नेटवर्क का है वो विकास होगा। खुशखेड़ा भिवाड़ी निमराना में नॉलेज सिटी क्या होगी, विकसित होगी भाई। निमराना को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा भाई, किसको, निमराना को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। और शाहजहांपुर निमराना बहरोड में ग्लोबल सिटी क्या है, विकसित होगी। ठीक है, शाहजहांपुर निमराना और बहरोड में ग्लोबल सिटी विकसित होगी, निमराना स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होगा। तो ये सभी काम है उस इन्वेस्टमेंट रीजन नोड 7 का है। फिर आता है नोड 8, और नोड 8 में क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है भाई। ठीक है, हमने कहा कि 2 इन्वेस्टमेंट रीजन होंगे और 3 औद्योगिक क्षेत्र होंगे। तो पहला इन्वेस्टमेंट रीजन नोड 7 हो गया, फिर दूसरा औद्योगिक क्षेत्र हो गया नोड 8, फिर नोड 9 आप देखोगे कि अजमेर किशनगढ़ इन्वेस्टमेंट रीजन है, यानी नोड 7 और नोड 9 क्या है, 2 इन्वेस्टमेंट रीजन है। नोड 8, नोड 10 और नोड 11, ये 3 क्या है, 3 औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, तो नोड जो है 7 और 9 आपको याद रखना है। देखो, अब जैसे जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र, नोड 8 क्या है, जयपुर दौसा, यानी उस क्षेत्र से आगे निकले इससे तो आगे आए तो जयपुर दौसा आया, तो जयपुर दौसा पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा। यहाँ पर क्या होगा, एग्रो फूड प्रोसेसिंग जोन का विकास होगा। जयपुर भरतपुर आगरा के मध्य ब्रॉड गेज रेल का नेटवर्क का विकास होगा। सिकंदरा में ग्रोथ पोल का विकास होगा भाई। ठीक है, सिकंदरा के अंदर है ग्रोथ पोल का विकास होगा। उसके बाद में नोड 9 आएगा, जयपुर से निकलते ही अजमेर किशनगढ़ इन्वेस्टमेंट रीजन आ जाता है भाई। ठीक है, जैसे जयपुर से निकलेंगे फिर ये आएगा अजमेर किशनगढ़ इन्वेस्टमेंट रीजन आएगा। किशनगढ़ में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण होगा भाई। ठीक है, किशनगढ़ में क्या होगा, इसके तहत टेक्सटाइल पार्क का निर्माण होगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट रीजन है। फिर देखो नोड 10 आ गया। ठीक है, जैसे ही अजमेर किशनगढ़ से निकले आगे जाएंगे तो जो है वो राजसमंद भीलवाड़ा का औद्योगिक क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, 10 क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है, राजसमंद भीलवाड़ा का औद्योगिक क्षेत्र है। उदयपुर एयरपोर्ट का है, इसके तहत विकास किया जाएगा। उसके बाद में देखो नोड 11 आ जाता है। नोड 11 भी हमारा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। नोड जो पहला इन्वेस्टमेंट रीजन भिवाड़ी वाला महत्वपूर्ण है, फिर नोड 11 है ये महत्वपूर्ण है, ये 2 है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, नोड 11 क्या है, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है, ये क्या है, ये क्षेत्र है, यानी यहाँ से भीलवाड़ा से निकलने के बाद में ये जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत इन्होंने शामिल किया है। ठीक है, इस क्षेत्र को 12 अक्टूबर 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। इसमें लगभग 154 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाली जिले के रोहट तहसील के 9 गांव सम्मिलित है, यानी 154 जो है वो क्षेत्र है, किसमें, इस जो है विशेष निवेश क्षेत्र भाई इन्होंने घोषित किया है, सेज इसको घोषित किया है। तब 154 वर्ग किलोमीटर तो क्षेत्र है, और इसमें पाली का रोहट तहसील का 9 गांव इसमें सम्मिलित है। इस औद्योगिक क्षेत्र की जिम्मेदारी है वो किसको दी गई है, रिको को सौंपी है भाई। ठीक है, जो है विशेष निवेश क्षेत्र की है वो जिम्मेदारी किसके पास में रहती है, रिको के पास में रहती है। जोधपुर हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण होगा, इसके तहत पाली में टेक्सटाइल पार्क होगा, उसके तहत किशनगढ़ में टेक्सटाइल पार्क था, इसके तहत पाली में टेक्सटाइल पार्क था। मारवाड़ जंक्शन पाली में आईसीडी यानी इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण होगा भाई। ठीक है, मारवाड़ जंक्शन के अंदर क्या होगा, इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण होगा, ये भी आपको याद रखना है भाई। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है हाल ही में कहाँ पर होगा, या डीएमआईसी के तहत कहाँ पर होगा। ठीक है, या फिर इस रीजन में कहाँ पर होगा। जोधपुर पाली को जोड़ने के लिए एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है वो भी बनाया जाएगा, यानी जोधपुर और पाली को जोड़ने के लिए रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, इसके तहत है बनाया जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद में आप देखो इसके प्रथम चरण में खुशखेड़ा भिवाड़ी निमराना इन्वेस्टमेंट रीजन व जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि पहला नोड और अंतिम नोड, ठीक है, 7वां नोड और 11वां नोड, एक रीजन और एक क्षेत्र दोनों है वो प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है। इन दोनों नोड्स के विकास हेतु एक संयुक्त स्पेशल पर्पज व्हीकल जो है वो कंपनी राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का है वो स्थापना हुई है भाई। ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इन दोनों के विकास के लिए राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की है वो स्थापना हुई है। कब हुई थी? 15 मार्च 2022 को हुई है भाई, ठीक है, 15 मार्च 2022 को हुई है राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना। इस कॉरिडोर की बिजली की जरूरतों को पूर्ति के लिए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर द्वारा राजस्थान में 2 विद्युत संयंत्र है वो स्थापित किए गए हैं। 1000 मेगावाट का किया गया था, ये गैस आधारित जो है वो प्लांट है वो बांसवाड़ा के अंदर है। दूसरा 50 मेगावाट का है वो सौर ऊर्जा आधारित प्लांट है जो पश्चिमी राजस्थान में है वो लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है वो 2 बिजली आधारित संयंत्र है वो लगाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने जो है अभी तक उद्योग जो टॉपिक है, उद्योग टॉपिक के अंदर जो है हमने विभिन्न जो चीज़ें हैं हमने पढ़ी है, सभी उद्योग हमने पढ़े हैं। उद्योग से संबंधित योजनाएं हमने पढ़ी है, निर्यात सामग्री हमने पढ़ी है, उसके बाद में जो सारी जो नीतियाँ हैं वो हमने पढ़ी है, जितने भी जो है वो वहाँ पर जो सम्मेलन है वो पढ़े हैं, और हथकरघा से संबंधित जो जानकारी है वो पढ़ी है, GI टैग पढ़ा है, और लास्ट में DMIC पढ़ा। यानी टोटल कंप्लीट हमने जो है उद्योग पढ़ लिया है। 7 क्लास हमारी जो उद्योग की जो है अपलोड है, आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, वहां पर भी अपलोड है। ऐप के अंदर है वो सिस्टमेटिक ढंग से वो पूरा कोर्स है वो दिया हुआ है। इन सब की PDF आपको एक तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, या फिर आपको कहां पर मिल जाएगी भाई? ऐप के अंदर है मिल जाएगी, ठीक है। आप ऐप में भी देख लीजिए और टेलीग्राम पर भी देख लीजिए अगर PDF चाहिए तो, ठीक है, प्रिंट करवानी हो तो, ठीक है। उद्योग में हमने ऐसा प्रयास किया है कि जो है हमारा प्रश्न है वो 100% यहीं से आए, या उद्योग क्या सारे टॉपिक अभी तक हमने जितने पढ़े थे सभी के सभी टॉपिकों के अंदर क्या है जो है हमारा जो प्रश्न बाहर जाने की संभावना न के बराबर रहेगी। जैसे हमने एक टॉपिक जो पढ़ लिया, सिलेबस का जो है टॉपिक हमने जो कृषि और फसल है वो सारा कंप्लीट कर लिया है विद अपडेटेड आर्थिक समीक्षा के आधार पर, ठीक है। दूसरा हमने जो है वो अकाल सूखा पढ़ लिया है, सूखा पढ़ लिया है, मरुस्थलीकरण है वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। हमने कौन पढ़ लिया है? अकाल, सूखा और मरुस्थलीकरण है, ये तीनों हमने एक साथ में पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद में हमने जो है सहकारिता वाला टॉपिक है, सहकारिता वाला, ठीक है, अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, आप नो टेंशन रहे, आप उनको रटा मार लें। उसके बाद में हमने जो है वृहद सिंचाई परियोजना है वो अच्छे से डिटेल में सभी पढ़ ली हमने, बांधे, योजनाएं, ठीक है, सभी पढ़ ली, ठीक है। वृहद सिंचाई परियोजना योजना सब पढ़ ली हमने। जल संसाधन से संबंधित जो सारी चीजें हैं वो भी हमने पढ़ ली, ठीक है। फिर हमने IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, A to Z चीज है, इसके बारे में पढ़ ली, ठीक है। ये सारा हमने इसके अंदर पढ़ लिया। उसके बाद में हमने क्या पढ़ लिया? हमने ये टॉपिक हमारा उद्योग पढ़ लिया, ठीक है। A to Z चीजें पढ़ ली उद्योग में, इतना डीपली है वो कहीं पे भी है कोई नहीं करवाएगा, ठीक है। मैंने आपको सारी चीजें एकदम है वो अच्छे से यहाँ पर करवाई है, ठीक है। इसके बाद में भी यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो वो गलती किसकी? आपकी, क्योंकि आप है इसको है वो रिवीजन नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा भी जो मैंने है वो वीडियो के लिए टेस्ट सीरीज है वो वीडियो की जो है वो डिज़ाइन की है, वो हमारा जो ऐप है एग्जाम बंधु अकेडमी ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज सेक्शन में वीडियो की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, पटवारी की टेस्ट सीरीज वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आप है वो ज्वाइन जरूर करें, एटलीस्ट अंत में जो है वो कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट है वो जरूर दें। और इस वीडियो के नीचे आप यदि कमेंट करें यदि आपको PYQ और MCQ, ठीक है, यदि आपको इस टॉपिक के क्या है PYQ और MCQ चाहिए और एज अ टेस्ट फॉर्मेट में चाहिए कि सर जो है ऐप के अंदर इस तरह का है कोर्स डिजाइन करें, और ऐप के अंदर है जो हमें जितने भी ये टॉपिक करवाए हमने जो 30 नंबर का पार्ट है उसके प्रत्येक टॉपिक के 100-200 प्रश्न PYQ प्लस MCQs है वो एज अ टेस्ट फॉर्मेट में हमें मिले, तो आप इसमें कमेंट करें, ठीक है। आपके कमेंट के आधार पर ही मैं तय करूंगा कि जो है वो करवाना कि नहीं करवाना भाई, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हस्तशिल्प से संबंधित होगी, यानी हम उसमें सारे हस्तशिल्प पढ़ेंगे और हम इसमें सारी जो आदिवासी अर्थव्यवस्था है, जो जनजातियों की अर्थव्यवस्था है वो उसमें पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद में हमारा एक और टॉपिक रहेगा, वो रहेगा पंचायती राज।